हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का ही दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े? पहले हम लोग पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, वो हम लोग पहले पढ़ा। ठीक है। और क्या मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? चार्ज की वजह से, चार्ज मूविंग चार्ज की वजह से, करंट की वजह से। ठीक है। और डिफरेंट करंट के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब बारी है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक है। मतलब कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। सिंपल सोचो, एक जो चार्ज होता है, चार्ज क्या क्रिएट करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? दूसरा चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे कि एक मैग्नेट, वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और दूरी पर रखा हुआ एक अलग सा मैग्नेट जो है, सेकंड मैग्नेट, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है। तो एक मूविंग चार्ज मतलब करंट क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है? एक दूसरा चार्ज को, मूविंग चार्ज को फोर्स लगा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो उसको क्रिएट करता है वो फील्ड फिर वही चीज़ को फोर्स लगाता है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? कोई मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चार्ज, अगर क्यू चार्ज हमारे पास है और वो भी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके। और यहाँ पे एक चार्ज जा रहा है, ऐसे एक चार्ज जा रहा है, v वेलोसिटी में जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों का बीच का एंगल है थीटा। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज इधर जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, और v और b में एंगल कितना है? थीटा है। मान लेते हैं क्यू चार्ज ऐसे जा रहा है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है वे कुछ दूसरा चार्ज ने, दूसरा करंट ने प्रोड्यूस किया है, उसके बारे में हम लोग नहीं देख रहे। मैग्नेटिक फील्ड कोई क्रिएट किया होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? एक अलग सा चार्ज उसमें मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट देख रहे हैं। तो ये जो चार्ज, अगर क्यू चार्ज है, v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करेगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, वो जितना तेज़ी से भागेगा, वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा, फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर एक फैक्टर साइन थीटा। मतलब देखा गया एक्सपेरिमेंट में, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी 90 डिग्री में है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देख रहा है मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, और उसके पैरेलल होगा तो मिनिमम फोर्स लग रहा है। इसीलिए क्या करना पड़ा? वो साइन थीटा के साथ प्रोपोर्शनल है। अब देखो, ये तो स्केलर इक्वेशन है। स्केलर मतलब एफ का वैल्यू कितना होगा? क्यू वी वी साइन थीटा। अब इसका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू तो स्केलर है, वी वी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी क्रॉस वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लास 11 में हम लोग ए क्रॉस वी पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या होगा? वी क्रॉस बी। तो एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। समझ में आया? ठीक है। तो एक चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स लगाता है? इतना लगाता है। इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? वो जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ से निकल जाएगा, उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर वन प्रॉपर्टी इज इफ Q is 0 then F is also 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। अगर बॉडी में चार्ज नहीं है, वो चार्ज बॉडी होना चाहिए तभी जाके उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पे अगर चार्ज नहीं होगा बॉडी में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है। नंबर वन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज लेस बॉडी इज 0। नंबर वन प्रॉपर्टी। इफ V is 0 then F is 0। अगर चार्ज बॉडी है फिर भी फोर्स लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। उससे क्या होना चाहिए? एक वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है। मतलब सिर्फ चार्ज नहीं होने से तो फोर्स नहीं लगेगा, अगर चार्ज है तो भी फोर्स नहीं लगेगा। उसमें मूविंग कंडीशन चाहिए, मतलब उसमें मूवमेंट होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। अगर वो रेस्ट में है चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। समझ में आया? तो वेलोसिटी जीरो होने से फोर्स भी जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, इसको लिख सकते हो ना, इसे अच्छे से लिखना होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज इज जीरो। ये प्रॉपर्टी हो गया। और ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्जलेस बॉडी इज जीरो। न्यूट्रल बॉडी लिख सकते हो, इज जीरो। और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे, इसको मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चार्ज नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, वेलोसिटी नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगाता है। अब मान लेते हैं कि चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है। अगर v पैरेलल टू b है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ चार्ज भाग रहा है, तो उसके अंदर दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। मतलब एफ का वैल्यू क्या होगा? जीरो। मतलब अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ओर जा रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। मतलब इफ v and b are parallel, then force must be equals to zero। समझ में आया? नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? और क्या प्रॉपर्टी है? और प्रॉपर्टी है वर्क डन। वर्क डन निकलते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स निकलते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम लोग वर्क डन निकलते हैं। तो फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू बी क्रॉस बी डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अब देखो v को, v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छे से देखना, v की जगह हम लोग लिख सकते हैं, v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छे से देखो, ds/dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, क्यू वी क्रॉस वी डॉट ds/dt इंटू dt। यहाँ पे एक dt लिया, यहाँ पे dt लिया, कोई बात नहीं। अब देखो ds/dt का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी। सो क्यू वी क्रॉस बी डॉट वी dt। देखो v और b क्रॉस करने से क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, इससे समझने से पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसे होगा। a क्रॉस b का प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है। a क्रॉस b क्या होता है? a क्रॉस b करने के बाद जो वेक्टर मिलता है, आंसर मिलता है, ठीक है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से एक थर्ड वेक्टर मिलता है। वो जो वेक्टर मिलता है वो क्या होता है? दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर होता है। a के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, b के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि f जो है, f इज परपेंडिकुलर टू v ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b। मतलब f जो फोर्स है वो v के साथ भी परपेंडिकुलर है और b के साथ ही परपेंडिकुलर है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल्स बता रहा है। तो यहाँ पे जो क्यू वी क्रॉस बी है, ये वी क्रॉस बी मतलब क्यू वी क्रॉस बी मतलब फोर्स। तो फोर्स क्या है? वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं एक वेक्टर का, जिसका क्या है? इसके साथ परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या होता है? जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और हम लोग सिंपल यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, f डॉट वी डी टी लिख सकते हैं, ds v dt। अब इसको क्या होगा? जीरो लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। फोर्स डॉट वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों होगा? कि हम लोग को मालूम है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर को डॉट लेंगे तो वो जीरो आता है। तो f और v परपेंडिकुलर है क्या? हाँ है। कैसे पता चला? क्योंकि f v के साथ परपेंडिकुलर होता है, वो यहाँ से ही हम लोग देख लिए। तो f के साथ v के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। ओके, तो चार प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गया। वेरी सिंपल। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से
अगर किसी बॉडी में चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे 0 बैठा, फोर्स 0 हो जाएगा। अगर किसी में चार्ज है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है तो भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, लेकिन वो वेलोसिटी क्या है, किया कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो भी फोर्स नहीं लगेगा। ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। और फाइनल प्रॉपर्टी, इसके द्वारा किए गए वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। वो हम लोग प्रॉपर्टी दे। तो ये 4 मेनली प्रॉपर्टी है, इसको मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे समझना है। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चार्ज है उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से क्या होता है, एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, मतलब उसका मोशन होता है। तो वो मोशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसका मोशन कैसे कैसे हो सकता है, ऑल पॉसिबल मोशन हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक मूविंग बॉडी चार्ज के ऊपर लगता है तो फोर्स लगेगा तो उसमें मोशन में कुछ बदलाव आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, सभी कुछ हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टडी करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है तो उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा और कुछ होगा, वो हम लोग स्टडी करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 चीज़ के स्टडी करेंगे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज एंटर कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी भी एंगल बना सकते हैं। वो 0 डिग्री एंगल बना सकते हैं, 90 बना सकते हैं, 30, 40 ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। 0 डिग्री अगर एंगल बनाएगा तो उसमें क्या होगा, मोशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। सो इफ़ वेलोसिटी एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक फोर्स इज 0, तो उसमें मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ये नंबर 3 है। नंबर 2 क्या है कि अगर V पैरेलल टू B है सो फोर्स कितना लगेगा, 0, मतलब इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। मतलब V और B पैरेलल होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगने से न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक ऑप्शन हो गया, एक तो 0 हो गया। और 180 में क्या होगा, उसमें भी 0 होगा, उसको करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। और इफ़ थीटा इज़ 180 देन ऑल्सो सेम रिजल्ट उसमें के। और बचा क्या, 90 डिग्री बचा और कुछ भी एंगल बचा, 30, 40, 50। तो हम लोग वो 2 केस स्टडी करेंगे। एक तो है 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर है, और एक है कुछ भी एंगल थीटा। तो पहले 90 डिग्री को स्टडी करते हैं। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा। वैल्यू लिख रहे हैं तो वेक्टर साइन देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो क्या होगा, क्यू वी बी, इतना फोर्स उसके ऊपर लगेगा। समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर गया है तो उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्रॉस देके। पिछले दिन हम बताए थे कि किसी भी परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे बोर्ड के बाहर आ रहे हैं तो उसे हम लोग डॉट देके गोल कर देंगे, और अंदर जा रहे हैं परपेंडिकुलर तो क्रॉस देके गोल कर देंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन पिक्चर तो हम लोग को बनाना है, तो कुछ कन्वेंशन तो बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अच्छे से देखना, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऐसा गया है अंदर के ओर। उसको हम लोग ड्राइंग तो नहीं बना सकते, तो ऐसे सिंबल देके उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसका जो गैप है वो सेम होना चाहिए हर जगह पे। मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक 90 डिग्री पे इसके साथ 90 डिग्री मतलब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे गया है, तो इसके साथ 90 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और इसके साथ 90 डिग्री मतलब ऐसा सीधा जा रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या बदलाव आएगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे, अच्छे से देखना, यहाँ पे एक बॉडी जा रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से इतना वेलोसिटी लेके वो इसके साथ एंटर किया। ठीक, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ए जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सो वी क्रॉस बी लगाना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वी है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख सकते, वो अंदर की ओर है, तो ये है वी और ये वी क्रॉस वी करने से क्या होगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। अच्छे से देखना, या फिर वी से वी तक घुमाएगा तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ए क्रॉस वी का प्रॉपर्टी।
तो वो क्या होगा, इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स के वजह से ये क्या सीधा जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर क्या होगा, वो तो सीधा जाना चाहेगा, वेलोसिटी इधर होगा। हर कोई चीज़ अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करे तो वो सीधा जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे भी जब जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो यहाँ पे इधर फोर्स लगेगा, करके देखना, V क्रॉस भी हमेशा करना, तो वो इधर लगेगा, तो ये इधर भी नहीं जा पाएगा, वो इससे डेविएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे जाना चाहते थे, फिर इधर फोर्स लगेगा, देखना करके V और V क्रॉस भी करेगा, नीचे को होगा, फिर इधर चला आया, फिर इधर जाना चाहता था लेकिन फिर इधर फोर्स लग रहा है तो इधर चला जाएगा। मतलब हम लोग देखें कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमेशा एक अंदर की ओर फोर्स लग रहा है जो कि इसका डायरेक्शन बदल रहा है, और इतना हर एक पॉइंट में बदल रहा है डायरेक्शन। मतलब ये क्या हो गया, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। और इसके वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब स्पीड में इसका जो v जो एंटर किया है उसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, स्पीड, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, 0 होता है। और हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है कि W मतलब क्या होता है, डेल्टा के वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे बैठा दिए डेल्टा के 0 मतलब के इज कांस्टेंट, के अंदर क्या है, हाफ mv² इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है, मास तो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब v इज ऑल्सो कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो v स्पीड में घूमेगा लेकिन वो घूमता रहेगा। और एक्सिस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वही एक्सिस होगा, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर गया है, अगर परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो ऐसा घूमता रहेगा। समझ में क्या हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मोशन स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर की ओर क्या है, ये v वेलोसिटी में अगर घूम रहा है तो इसके अंदर की ओर क्या लगेगा, अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन लगेगा। क्या लगेगा, कितना एक्सेलरेशन लगेगा, v²/r लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका नाम क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। v स्पीड में यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई घूमेगा तो उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, v²/r, किधर होगा, सेंटर की ओर, जिसका नाम क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस। तो हम लोग लगाएंगे F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स मतलब QVV मैग्नेटिक फोर्स mv²/r। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, QBr/m। ये हो गया v का फॉर्मूला। मतलब अगर q चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और मास उसका कुछ है पार्टिकल का, तो उसका यहाँ पे हम लोग रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, v भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते का, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे रेडियस होगा उसी हिसाब से v होगा, ठीक है। बिग रेडियस होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, स्मॉल रेडियस होगा तो वेलोसिटी कम होगा, वो यहाँ इसके ऊपर डिपेंड करेगा v। तो v का फॉर्मूला हम लोग को निकल गया, समझ में आया, बहुत काम में आएगा ये। v अगर निकल गया तो यहाँ से हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज़ है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, v/r होता है। v/r करेंगे तो क्या, QB/m आएगा। ओमेगा मतलब क्या होता है, 2π/t होता है, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 2π/ω मतलब 2πm/QB। मतलब ये जो घूमेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इतना होगा, मतलब इतना टाइम के बाद वो रिपीटेशन होगा। ये तो एक पीरियडिक मोशन है। टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, मतलब QB/2πm। तो यहाँ से कई सारा चीज़ निकल गया, ठीक है। ये डेरिवेशन अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेमोराइज नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ F = ma लगा देना है। ये मतलब क्या है, QVB sin थीटा, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो QVB। m मतलब मास और एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर v वेलोसिटी में v स्पीड में घूम रहा है तो वेलोसिटी का यहाँ पे तो चेंज हो रहा है,
तो v स्क्वायर बाई आर एक्सेलरेशन होगा, सेंटीग्रेड एक्सेलरेशन। यहाँ से v निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा, t निकल जाएगा, f निकल जाएगा, सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग परपेंडिकुलरली ऐसे फेंक देंगे कुछ वेलोसिटी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ऐसे घूमते रहेंगे। रीज़न हम लोग डिस्कस कर लिए। और उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इतना होगा, टाइम पीरियड इतना होगा, फ्रीक्वेंसी इतना होगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके। सो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्यों इसका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी नाम है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर डिपेंड करके एक इंस्ट्रूमेंट बना है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। बाद में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो इसीलिए क्योंकि ये काम में आ रहा है, इसीलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कुछ भी एंगल बना रहा है तब जाके उसका क्या मोशन होगा वो हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। वो जो v किसी भी एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये v है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी कुछ एक एंगल बना रहा है, ना ही ये 0 डिग्री में है ना ही 90, कुछ एक पर्टिकुलर एंगल में है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किधर है, ना ये v के बराबर है ना कि परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो वेलोसिटी है उसको 2 कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो हम लोग ईजिली डील कर सके। तो इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो। एक तो होगा, इसको अगर हम पैरेललोग्राम बना लेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि है v sin थीटा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास 2 वेलोसिटी है, इस पार्टिकल के अंदर 2 वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की ओर और एक वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी रहेगा तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या होना चाहिए, वो हम लोग प्रीवियस पोर्शन में देख चुके हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे और इसके लिए ट्रीटमेंट पता है, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की ओर है उसके लिए कोई डेविएशन नहीं होता, फोर्स लगता ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसको 2 कंपोनेंट डिवाइड करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास एक वेलोसिटी नहीं है, 2 वेलोसिटी है। इसको पूछ दो, 5 था, इसको डिवाइड कर लिया 2 + 3। तो अगर तुम लिखो 2 + 3 और लिखो 5, अगर हम लोग 2 + 3 लिख रहे हैं तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, वेक्टर प्रॉपर्टी। तो ये जो v cos थीटा है पैरेलल टू b है, ठीक है। तो क्या होगा, v sin थीटा, सो फॉर, इसको लिखना पड़ेगा v sin थीटा कंपोनेंट it will rotate in a circular path. And for v cos theta component it will follow a straight path along magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग क्या होगा, स्ट्रेट पाथ में यूनिफॉर्मली मूव करेगा कि इसकी इधर जो वेलोसिटी होता है उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता है, फोर्स लगता ही नहीं, तो उसमें कुछ चेंज आएगा नहीं, लेकिन इसमें चेंज आएगा। इसको छोड़ दो, इसको हम लोग डिवाइड कर दिया। तो v sin थीटा के लिए क्या होगा, देखो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू m में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, m की जगह m लिखेंगे। a मतलब क्या होता है, a मतलब वेलोसिटी स्क्वायर, नॉट वेलोसिटी, स्पीड स्क्वायर बाय रेडियस। स्पीड कितना है, हम लोग इसके बारे में v sin थीटा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अब मेरे पास स्पीड जो है जो कि परपेंडिकुलर है v के साथ, सिर्फ वो कंपोनेंट के लिए हम काम कर रहे हैं जिसके लिए वो घूमेगा। तो क्या है वेलोसिटी, v sin थीटा के स्क्वायर बाय रेडियस, जो भी रेडियस इसका होगा। और फोर्स मतलब क्या होगा, फोर्स q v b sin थीटा। यहाँ पे तो साइन 90 नहीं है, थीटा है, इसलिए q v sin थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि q v b sin थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि m v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय r। यहाँ पे देखो एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि v निकल जाएगा q b r बाय m v sin थीटा।
इक्वेशन नंबर कुछ दे देते हैं। यहाँ से वेलोसिटी निकल गया, ठीक है, वेलोसिटी निकल गया हम लोग का। वेलोसिटी निकल गया तो यहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, वी बाई आर होता है। वी बाई आर करने से क्या होता है, क्यू वी बाई एम वी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, एक गलती हो गया, क्या गलती हुआ बोलो तो यहाँ पे ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा मतलब वेलोसिटी बाय रेडियस। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे तो वी साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे वी साइन थीटा लेना पड़ेगा, वी साइन थीटा बाय रेडियस, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू वी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा वो निकालते हैं, साइन थीटा इधर नहीं आएगा, तो वी साइन थीटा का वैल्यू इतना होगा। सो समझ में आ गया। सो वी साइन थीटा बाय आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बाई एम, ये हो गया ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा का वैल्यू निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई एम बाई क्यू वी, और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू यहाँ से ही निकल जाते हैं 1 बाई टी। सो क्यू हो जाएगा क्यू वी बाई 2 बाई एम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है या फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, इन तीनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड वो क्या एंगल बना रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो पिछले केस में भी क्यू वी बाई 2 पाई एम था, इसमें भी है, लेकिन उसके पाथ में कुछ डिफरेंस आएगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर था तो इसीलिए वो सिर्फ घूमेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ घूमेगा नहीं, उसके साथ वो इधर चलेगा इसके लिए यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट मैंने कौन सा किया, ए वी साइन थीटा जो वेलोसिटी है उसके लिए ट्रीटमेंट हो गया, और वी कॉस थीटा के लिए क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो दोनों मिला के इसका मोशन क्या होगा, इसके लिए वो घूमेगा, इसके लिए वो घूमेगा, वी क्रॉस बी ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, और इसके लिए सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे होगा, जो मोशन है वो ऐसे होगा। समझ में आ गया। इसके लिए घूम रहा है और इसके लिए आगे जा रहा है, तो दोनों मिला के क्या होगा, आगे जाते जाते घूमते घूमते आगे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि ये जो इधर जा रहा है तो इसका एक पिच है कि नहीं, पिच मतलब क्या है, एक फुल रोटेशन के वजह से इधर कितना डिस्टेंस गया। हम लोग स्क्रू गेज में पढ़े थे ना, एक फुल रोटेशन के लिए लीनियर स्केल में कितना ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसका दो टाइप का मोशन है, एक तो घूम रहा है और एक सामने जा रहा है, घूमते घूमते सामने जा रहा है। तो एक बार घूमने के बाद वो सामने की ओर कितना डिस्टेंस गया, उसका नाम क्या है, पिच। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग वन फुल रोटेशन इज पिच। तो यहाँ पे पिच क्या होगा, पिच इक्वल्स टू क्या होगा, ए डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी कितना है इधर, वी कॉस थीटा, और टाइम कितना लगेगा एक बार रोटेशन के लिए, उसका नाम क्या है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पता कर लिए, तो उसको यहाँ पे बैठा देते हैं। टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई एम बाई क्यू वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाई क्यू वी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी उसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, कहाँ से, नंबर 1 से। नंबर 1 से क्या डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, क्यू वी आर बाई एम साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। उसका हम लोग अगर यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई एम वी के जगह डाल रहे हैं क्यू वी आर बाई एम साइन थीटा, क्यू वी आर बाई एम साइन थीटा, ये हो गया v, उसके बाद कॉस थीटा, और एक क्यू वी नीचे है। तो यहाँ पे देखो जो क्यू बी ये सब कट जाएगा, एम कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या रहेगा, 2 पाई आर कॉस बाई साइन मतलब कॉट, मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ, पिच का वैल्यू आ गया 2 पाई आर कॉट थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, आर इज द रेडियस ऑफ रिवोल्यूशंस। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, अच्छे से अगर देखोगे तो बहुत इजी है, क्योंकि उसको क्या करना है, सिर्फ वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करने लेना है। तो वी साइन थीटा जो है वो तो मतलब पिछले मतलब जो ट्रीटमेंट है वही आ गया, जो भी परपेंडिकुलर है उसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्कुलर मोशन होगा, उसके लिए जो होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और इसके लिए स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, तो इसीलिए मोशन क्या होगा, हेलिकल मोशन। इसका नाम क्या है, इसका जो मोशन होगा वो क्या है, हेलिकल।
हेलिकल मोशंस। पिछले क्या हुआ था, पिछले केस में सर्कुलर मोशन हुआ था, इसमें क्या होगा, हेलिकल मोशन होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई चार्ज एक ऐसा रीजन में है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगता है, एफ इलेक्ट्रिक क्यू इंटू ई लगता है। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। वो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पता है। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस वी, अभी पता चला। तो ये दोनों मिला के जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, ऐसा कुछ रीजन में अगर हम लोग एक चार्ज को रख देंगे, चार्ज मूव करेगा ऑब्वियसली, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस वी। क्यू को कॉमन ले लेते हैं ना। ये जो फोर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नाम है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स मतलब टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स क्या है, टोटल कितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब देखो लॉरेंज फोर्स सिर्फ ए भी हो सकता है, क्यू वी क्रॉस वी। कैसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो क्यू इंटू लगेगा। मतलब टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेगा तो इतना फोर्स लगेगा। इसका नाम क्या है, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग के पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एक पार्टिकल है, चार्ज बॉडी है जिसका वेलोसिटी इधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है इधर, और यहाँ पे दो फील्ड प्रेजेंट है। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वाई डायरेक्शन में है, और एक है मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे जो जेड है वो मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर से। जेड ऐसा है तो बेहतर होगा अगर जेड को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटसाइड। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वेलोसिटी को लिख देते हैं, वेक्टर को v इंटू आई हैट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड E, और डायरेक्शन किधर, j हैट। और b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड B, डायरेक्शन k हैट। तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा, यहाँ पे बैठा देते हैं q, E का मतलब क्या लिखेंगे, E इंटू जे हैट, और v क्रॉस b मतलब v आई हैट क्रॉस b k हैट। देखो v और b ये तो मैग्नीट्यूड है, वो मल्टीपल हो जाएगा। i क्रॉस k करने से क्या होता है, j होता है, नहीं माइनस j होता है। तो क्या होगा यहाँ पे ई जे वेक्टर माइनस वी बी जे वेक्टर इंटू क्यू। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, क्यू ई माइनस वी बी इंटू जे हैट। मतलब जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके ओर लगेगा, जेड एक्सिस, जे एक्सिस मतलब वाई एक्सिस को लगेगा उसका नेट फोर्स। और कितना लगेगा, इतना। ठीक है, मतलब इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक तो क्यू इंटू ई लगेगा जो कि ऊपर, और वी क्रॉस बी लगेगा जो कि नीचे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो वी क्रॉस बी है वो नीचे है। देखो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, नीचे, माइनस जी कह रहा हूँ, और ई का जो फोर्स लगेगा वो ऊपर। तो दोनों क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नाउ इफ ई और इफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई बाई बी, अगर वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग ई बाई बी बैठा देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी जगह ई बाई बी बैठाएंगे तो बी भी कैंसिल हो, ई माइनस ई 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक ऐसा वेलोसिटी है जिसमें अगर एक चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट्स है, परपेंडिकुलरली है, वहाँ पे अगर एंटर करेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों न्यूट्रल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद वहाँ पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो वेलोसिटी है, ये स्पेशल वेलोसिटी है। इतना वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, उसको मूव करना चाहिए। अगर दो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर फील्ड मतलब एक तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलरली जाएगा, दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर, और इतना वेलोसिटी में जाएगा तो उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू
उसको बैठा के हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ गया 20। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड में अगर ये जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसे यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर बना सकते हैं। मतलब इतना वेलोसिटी वाला जो पार्टिकल है वो इधर पास कर जाएगा और बाकी इतना यहाँ से कम और ज़्यादा है जो इधर उधर चला जाएगा। ऐसे हम लोग एक पर्टिकुलर पार्टिकल को इधर पास कर सकते हैं अगर ये वेलोसिटी रहेगा तो। समझ में आ गया? मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेट जो इफेक्ट है वो ज़ीरो हो रहा है।